जनवरी 26, 2009 को पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बिल्कुल 2008 के बाद जो क्रैश हुआ था उसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंची है। और मैंने उस दिन कैलकुलेशन की थी 10 साल पहले अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न क्या होता। और वो बड़ा हैरान कुन नंबर निकला। वो निकला था तकरीबन 21% का औसत रिटर्न पर ईयर रिटर्न बनता था। कभी भी आपको ये गारंटी नहीं हो सकती, चाहे जितनी ही अच्छी कंपनी हो, चाहे जितनी ही अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपको कोई ये गारंटी नहीं होती कि यार ये अभी मैंने इसमें पैसे लगाए हैं तो जिस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पैसे निकालने पड़े अगर, तो इस इन्वेस्टमेंट की वो वैल्यू होगी जो कि मुझे चाहिए। आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए, ऐसी कंपनी के साथ करनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है, मतलब रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हो। अगर हम कहेंगे कि यार कोई एक इंडेक्स है जो कि अमेरिका की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो है S&P 500 इंडेक्स, ठीक है। 500 ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन अमेरिका। डिविडेंड्स पे अमेरिका में बहुत हाई टैक्स है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स विच इज़ 30%। हमारी तजवीज़ ये होती है कि अगर आप अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं तो डिविडेंड्स के लिए ना लगाएं। शॉर्ट टर्म कैश की किस शख्स को ज़रूरत होती है डिविडेंड पेइंग की? फ्रैंकली वो शख्स जो कि रिटायरमेंट के करीब है, ठीक है, या रिटायर हो चुका है। अगर आप रिटायर्ड नहीं है तो आपको डिविडेंड स्टॉक्स नहीं खरीदनी चाहिए, पाकिस्तान में भी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। यू शुड गो फॉर ग्रोथ। टैक्स रिटर्न की आपको फाइलिंग की अमेरिका में ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू आर अ नॉन सिटीजन, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है अमेरिका में। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया फारूक साहब। लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल पुट थ्रू माय अदर क्वेश्चंस। सर तो लिटिल बिट अबाउट मी। मेरा नाम फारूक तिरमिजी है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ एल्फिनस्टोन। हम एक फिनटेक कंपनी है पाकिस्तान में। वी आर वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंपनीज पाकिस्तान की जो स्टार्टअप्स जो कि वाई कॉम्बिनेटर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स इन द US, इन द वर्ल्ड फ्रेंकली। तो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और हमारे काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और हम पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट के मौके जो है वो फराहम करते हैं। फारूक साहब, आप बेसिकली पाकिस्तान से हैं और कब से आप US रीलोकेट हो गए हैं? क्या पढ़ा आपने? जी, मैं पाकिस्तान ही से हूँ। कराची में पला बढ़ा था। अमेरिका में आया था, कॉलेज के लिए आया था। फिर मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद कुछ अरसे मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, तकरीबन साल 1.5 साल। उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया और वहाँ पाकिस्तान में फिर मैंने 5 साल काम किया तकरीबन। कुछ अरसे जो है मैंने फैसल बैंक के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फैसल एसेट मैनेजमेंट, वहाँ पे काम किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मैं था। उसके बाद फिर मैं वापस अमेरिका आ गया तकरीबन 2013 में। यहाँ अमेरिका से मैंने MBA किया और उसके बाद फिर मैं यहीं पे रहा हूँ। काफ़ी अर्से तक मैंने यहीं पे काम किया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड्स में काम किया है, कुछ प्राइवेट एक्विटी फंड्स की एडवाइजरी का मैंने काम किया है। तो काफ़ी अर्से तक जो है मैंने अमेरिका में फाइनेंस में काम किया है, कुछ अर्से पाकिस्तान में किया है। तो दोनों मार्केट्स का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और तकरीबन 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो एल्फिनस्टोन काम किया और एल्फिनस्टोन जो है वो अब तकरीबन 4 साल हो गए इस कंपनी को। तो तकरीबन आप कह लें कि 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ये आप फिनटेक की तरफ कैसे चले गए? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड और ये सारी जर्नी जो है, हाउ डिड इट स्टार्टेड? सर शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मैं 2007 में मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 2008 के आखिर में मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैं पाकिस्तान वापस पहुंचा और मेरी फ़ौरन ही नौकरी लग गई थी वहाँ पे फैसल एसेट मैनेजमेंट में। और लेकिन उस ज़माने में स्टॉक मार्केट बंद थी क्योंकि वो जो 2008 का क्रैश आया था तो काफ़ी अरसे तक जो है 3.5 महीने तक तकरीबन जो है वो पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज को बंद रखा गया था। उसके बाद जब मार्केट खोली है तो जाहिर है फिर वो सारा जो क्रैश हुआ है वो उसके क्या हालत थी वो हमें पता चली है। लेकिन जनवरी 26, 2009 को पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बिल्कुल 2008 के बाद जो क्रैश हुआ था उसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंची है। और मैंने उस दिन कैलकुलेशन की थी, मैं उस जमाने में फैसल में था, मैंने कैलकुलेशन की कि यार 10 साल पहले अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न क्या होता। और वो बड़ा हैरान कुन नंबर निकला। वो निकला था तकरीबन 21% का औसत रिटर्न पर ईयर
रिटर्न बनता था। और उस दौरान जो है अगर आप इन्फ्लेशन देखते हैं तकरीबन 8-8.5% जो है इन्फ्लेशन बनी थी। तो यानी कि आप ये सोचें कि यानी कि आपका 21% जो है वो रिटर्न है और 8.5% जो है तकरीबन इन्फ्लेशन है। तो यानी कि 12% से ऊपर आपका जो है औसतन आपका रिटर्न होता है ऑन द वर्स्ट डे। ठीक है, मार्केट के बदतरीन दिन पे आपका ये रिटर्न था। ठीक है, तो यानी कि अगर आप उतार चढ़ाव बर्दाश्त करने को तैयार हैं तो पाकिस्तान की मार्केट काफी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उस वक्त से मेरे अंदर जो है बस एक ये समझें कि एक जुनून चढ़ गया कि यार इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में वाकई में लोगों को इन्वेस्टमेंट करानी चाहिए और ये अच्छा जरिया है अपने लिए कुछ असासे बनाने का। तो उस वक्त से मैं सोचना शुरू कर दिया कि यार क्या कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी छोटी है, इतने कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज्यादातर लोग जिनको मैं जानता था उनके तो कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स थे ही नहीं, ना म्यूचुअल फंड था, ना ब्रोकरेज अकाउंट था, कोई ऐसी चीजें थी ही नहीं। मतलब मेरे दादा का एक ब्रोकरेज अकाउंट था और मेरे दादा मेरे ख्याल में वाहिद ऐसे शख्स थे जिनको मैं जानता था जिनका कोई ब्रोकरेज अकाउंट था। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। तो उस वक्त से फिर मेरे अंदर जो है एक शौक पड़ गया कि यार कुछ करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि मैं इसको इस तरह से करूंगा कि पाकिस्तानियों को किस तरह से इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए। तो मकसद फिनटेक में आना नहीं था, मकसद ये था कि पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट कैसे कराया जाए। और फिर जब मैं अमेरिका वापस आया हूं तो फिर मैंने यहाँ के फिनटेक्स देखे तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये एक तरीका हो सकता है, जो मेरा मकसद है एक बिजनेस बनाने का, वो उसको इस तरह से हासिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से फिर मैं फिनटेक की तरफ गया। अभी आपको पाकिस्तान का जो एक इन्वेस्टिंग कल्चर है ये कैसा लगता है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारी पब्लिक का इंटरेस्ट टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स ड्राइव कर सकते हैं? सर बात सीधी ये है कि हम लोग काफ़ी अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी ममालिक से और हम ये कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में इतना है, बांग्लादेश में इतना है। यार आप ये देखें वो हुआ कब, वो उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट का शऊर आया कब? वो उनके पास उस वक्त आया जब उनके पास थोड़े पैसे आए, जमा पूंजी कुछ हुई कि महीने के आखिर में जो है वो अखराजात के बाद कुछ 4 पैसे बचे, तब जाके वो उनको सोच आती है कि यार अच्छा अब इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनके यहाँ ये आलम उनकी मईशतों में इंडिया में, बांग्लादेश में या और जिन ममालिक के साथ हम जो है अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, उनमें ये शऊर उसी वक्त आ गया जिस वक्त उनके पास कुछ पैसे बचना शुरू हुए। पाकिस्तान में अभी ये हालत नहीं आई है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी सेविंग रेट लो है क्योंकि हमारे कंजम्पशन की ज़रूरियात ज़्यादा है, असराफ की ज़रूरियात ज़्यादा है। वो कैसे है? अभी भी हमारी फैमिली साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान में अभी तक ज़रूरियात पे लोग ज़्यादा खर्च इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कि यार पाकिस्तान में जो हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे होता है उसी तरह से और मुल्कों में भी होता है, तो उसमें अगर आप ये मेजरमेंट देखें कि यार महीने में एक खानदान के पास जितने पैसे आते हैं उसमें से वो कितना अपनी आमदनी का हिस्सा खाने पीने पे खर्च करते हैं। ठीक है, जो सबसे बेसिक जरूरत है। ठीक है, कि यार इंसान के पास खाना होना चाहिए, रोटी पे। तो पाकिस्तान का अभी भी बाकी मईशतों से ज्यादा खर्चा है खाने पे। ठीक है, जिसका मतलब ये कि अभी भी हम थोड़े से बेसिक इकोनॉमी पे चल रहे हैं, अभी हमारे पास सेविंग के लिए ज्यादा पैसे आए नहीं है। ठीक है, अभी हम बेसिक जरूरियात ही अपनी पूरी कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी मईशत थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, हमारे खानदान का जो साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, जिसका मतलब है कि जो हमारे डिपेंडेंट्स है हर कमाने वाले पे, वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। और जब कम होंगे तो फिर महीने के आखिर में थोड़ा सा कुछ बचेगा, और जब कुछ अरसे तक इतना बचेगा तो उसके बाद फिर इंसान, ये लोग खुद ही जो है मार्केट्स की तरफ रागिब होंगे, सेविंग्स प्रोडक्ट्स की तरफ रागिब होंगे। और उस वक्त जो सेविंग्स प्रोडक्ट्स बने हुए होंगे वो इस बात से फायदा उठाएंगे कि यार हमारा ब्रांड पहले बना हुआ है, हमारी एक मार्केट में रेपुटेशन है, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उसमें फिर पैसा लगाएंगे। आपने अभी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को मेंशन किया, पाकिस्तानी स्टॉक्स की जो एक अच्छी रिटर्न्स है उनको भी मेंशन किया, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली एल्फिनस्टोन जो है दैट्स प्योरली फॉर यूएस स्टॉक्स। सो आप पाकिस्तानी स्टॉक्स को यूएस स्टॉक्स में ओवरऑल किस तरह कंपेयर करते हैं? सर देखें, अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स में देखें और कांस्टेंट करेंसी में अगर आप मेजर करें, यानी कि आप हर दुनिया की हर स्टॉक मार्केट को आप डॉलर रिटर्न में देखें, ठीक है, ताकि आपका एक
लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन आए, तो अमेरिका की मार्केट से बेहतर मार्केट है नहीं दुनिया में, मतलब इवन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज की बात कर रहे हैं, साल ब साल, मतलब कभी कभार होता है कि यार अमेरिका की मार्केट डाउन है, पाकिस्तान की मार्केट ऊपर है या इंडिया की मार्केट ऊपर है, इस तरह होता रहता है, और किसी साल में जो है पाकिस्तान की ज्यादा है, यूएस की कम है, ये होते उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें, एवरेजेस, ठीक है, तो उसमें अमेरिका की मार्केट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि अमेरिका की मार्केट के रिटर्न्स भी ज्यादा बेहतर होते हैं, और जो वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि आपके जो लॉसेस के इम्कानात होते हैं, वो अमेरिका में निस्बतन कम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैं थोड़ी सी मोटी बात कर रहा हूं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि डेली में आपके लॉसेस हो सकते हैं अमेरिका में, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म लॉसेस के इम्कानात अमेरिका में बहुत कम है बनिस्बत बाकी मार्केट्स के, ठीक है। तो ओवरऑल तो आई वुड से कि अमेरिका इज द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन, और डेटा तो कम से कम हमें ये दिखाता है। पाकिस्तान की मार्केट लेकिन अभी चढ़ रही है, और खासतौर पे अगर आप पाकिस्तान के जो बदतरीन दिहाई गुजरी थी, 90 की दिहाई जो थी, जिसमें तो मतलब मार्केट कहीं गई ही नहीं, अगर आप उसको निकाल दें और जब 99 से अगर आप मेजर करें, तो पाकिस्तान की मार्केट अच्छा खासा रिटर्न देती है, और रिस्क अमेरिका से ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिटर्न भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है रिटर्न। तो हमारा जो है वो तो रिकमेंडेशन ये होती है कि यार अगर आपके पास डॉलर है आप उसको अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास रुपए हैं आप उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में रिटर्न अच्छा है, बुरा नहीं है। और हमारा अभी प्रोडक्ट जो है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हमारा सिर्फ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, इट्स आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, इट्स नॉट आवर ओनली प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा पहला प्रोडक्ट है कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी डॉलर में या तो इनकम है या एसेट्स हैं, तो हम आपको अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास रुपए हैं, तो हमारी उम्मीद ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के भी मौके लोगों को फराहम करने का इरादा हम जरूर रखते हैं, और इंशाल्लाह हम करेंगे भी। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, एल्फिनस्टोन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब भी मैं रीड करता हूँ अबाउट इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप कुछ स्टॉक्स यूएस के बाय करें, कुछ बॉन्ड्स वगैरह में रखें, और कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लें। सो एक्सप्लेन करें टू पाकिस्तानी ऑडियंस कि ये क्यों ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, और उनके लिए यूएस स्टॉक्स कैसे एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं अलॉन्ग विद पाकिस्तानी स्टॉक्स। तो देखें, इसकी बात यह है कि यार मुस्तकबिल कोई नहीं जानता, ठीक है। बड़े से बड़ा मार्केट एक्सपर्ट जो है वो आपको मुस्तकबिल की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैक्सिमम आपको जो है वो अंदाजे बता सकते हैं कि यार मेरे ख्याल में ये होगा मुस्तकबिल, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको ये गारंटी नहीं हो सकती, चाहे जितनी ही अच्छी कंपनी हो, चाहे जितनी ही अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपको कोई ये गारंटी नहीं होती कि यार ये अभी मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, तो जिस वक्त मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और मुझे पैसे निकालने पड़े अगर, तो इस इन्वेस्टमेंट की वो वैल्यू होगी जो कि मुझे चाहिए होगी, जितने पैसे की मुझे जरूरत होगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम डाउनसाइड रिस्क, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यू शुड डाइवर्सिफाई, ताकि यार अगर एक जगह मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डाउन होती है तो दूसरी जगह अप होती है। और खासतौर पे अगर आप रुपी और डॉलर की जो है डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो डाउन कब होती है? पाकिस्तान की मार्केट डाउन उस वक्त होती है जब रुपए की कीमत गिरती है, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉलर एसेट उस वक्त होगा, ठीक है, तो अगर भले यूएस की मार्केट में भी स्लो डाउन आया होगा, लेकिन वो जो पाकिस्तानी रुपए का जो हिट आएगा ना, तो उसकी वजह से आपके डॉलर जो एसेट होगा उसकी वैल्यू इन रुपीस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और आपकी ओवरऑल एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी उसके ऊपर शायद हिट फिर भी आए, लेकिन बनिस्बत ये कि आपके पास सिर्फ रुपए हो उससे कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यार थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास अगर डॉलर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हम रेगुलेटेड प्लेयर हैं, हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार आप डॉलर फ्लाइट करें कि भाई पाकिस्तान से पैसे बाहर निकालो, हम कभी ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। अगर आपके पास हैं डॉलर, ठीक है, तो आपको जो है वो
अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपके पास रुपए हैं तो आपको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपके पास दोनों हैं तो आपके पास दोनों में इन्वेस्टेड रखना चाहिए ताकि आपकी थोड़ा सा बैलेंस रहे। अच्छा, ये बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि पाकिस्तान से यूएस स्टॉक्स में या किसी भी बाहर की स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? उसकी दो वजूहात है। एक तो ये जिसका सोल्यूशन जो है वो हमने एल्फिनस्टोन से निकाला है, वो ये कि पाकिस्तानियों के अकाउंट जो है वो यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलते नहीं है ज्यादातर, ठीक है। दो हैं जो कि खोलते हैं, और अगर आपके पास उनके अकाउंट्स हैं तो आप भले उनके साथ इन्वेस्ट करें। एक है चार्ल्स श्वाब, लेकिन चार्ल्स श्वाब का ये है कि पाकिस्तानियों के लिए वो उनका अकाउंट मिनिमम है $25,000। तो अगर आपके पास है $25,000 तो आप 100 बिस्मिल्लाह आप खोलें वहां पे अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का एग्जैक्ट मिनिमम है तो नहीं, लेकिन ये कि वो जो आपसे फीस चार्ज करते हैं वो ऐसी है कि अगर आपके पास $10-12 हज़ार से कम है तो आपके लिए वो फीस थोड़ी सी भारी पड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसका मुतबादिल फिर हमने निकाला है कि यार हमने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका हमने कोई अकाउंट मिनिमम नहीं रखा। हम कहते हैं कि $100 आपके पास कम से कम होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली लोगों ने $2 से भी अकाउंट खोले और हमने खोल दिया उनका अकाउंट, ठीक है। तो वो एक मसला होता था जिसकी फिर हमने सोल्यूशन एक निकाल लिया, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा मसला ये होता है कि अक्सर लोगों के पास पैसे जो है वो सिर्फ रुपए में होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ रुपए हैं तो अमेरिका में इन्वेस्ट करना सर, हालांकि लीगल है, इजाजत तो है, कानून में इसकी इजाजत है, लेकिन प्रैक्टिकली सर आपको पता है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज कंट्रोल्स होते हैं, कुछ फॉर्मल है और कुछ इनफॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं, कि यानी कि कानून लिखा हुआ है कि भाई आपको इजाजत है ये डॉलर खरीदने के लिए इस मकसद के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो बैंक को जो है वो स्टेट बैंक ने कहा हुआ है कि नहीं यार आप ये आजकल इनको जो है वो कन्वर्ट नहीं करने देना, तो वो आप नहीं कन्वर्ट कर पाते, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है। लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी आबादी है, मिसाल के तौर पर काफी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और काम करते हैं, जिनकी डॉलर में अर्निंग्स है, ठीक है। वो फिर पाकिस्तान में अपवर्क में या फाइवर में वो काम कर रहे होते हैं और उनके पास पेमेंट आती है पेयोनियर के अकाउंट में होती है या वाइज के अकाउंट में होती है, या कुछ अब नए जो है वो एलिवेट के अकाउंट में भी डालते हैं, तो उनके पास डॉलर तो आ जाते हैं, ठीक है। और वो डॉलर ऐसे होते हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आउटसाइड पाकिस्तान पर्पसेस। तो वो लोग जो हैं वो फिर अकाउंट्स खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लोग हमारे साथ भी अकाउंट खोल रहे हैं। तो वो एक पाथवे है कुछ लोगों के लिए जो कि वो ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास डॉलर का अकाउंट है पाकिस्तान में तो उससे भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है पैसे भेजना बाहर फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान में $1 अकाउंट है और पाकिस्तान से बाहर $1 अकाउंट है, या फ्रैंकली किसी भी फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फिर भेजना पैसे जो है वो आसान हो जाता है। फिर एक दफा आपने अपने बाहर वाले अकाउंट में पैसे भेज दिए तो उसके बाद फिर आपको जो है वो इन्वेस्ट करना वो पैसा थ्रू अ प्लेटफॉर्म लाइक एल्फिनस्टोन या कोई और जो प्लेटफॉर्म हो उसके थ्रू फिर आपको इन्वेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन ये हो सकता है। अच्छा, अभी आते हैं हम एल्फिनस्टोन के बारे में बात करते हैं। पहले तो बताएं कि ये नाम क्या है। अभी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, नाम की हिस्ट्री क्या है, और आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, ईतोरो जैसे, मैं पर्सनली हमेशा लोगों को कहता हूं कि इस CFDs वगैरह से बच के रहना। तो ये एक्सप्लेन करें एल्फिनस्टोन की स्टोरी, हिस्ट्री, और किस तरह डिफरेंट है, जो बहुत सारे लोग जो है ना उनको पता नहीं है कि IBKR या ईतोरो या चार्ल्स श्वाब इनमें फर्क क्या है। सो ये एक्सप्लेन कर दें सर। नाम की तो पहले हिस्ट्री ये है कि सर कराची में एक सदर में एक स्ट्रीट है, उसका नाम है एल्फिनस्टोन स्ट्रीट, जिसका अब नाम जो है वो ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट कर दिया गया है, लेकिन उसका पुराना नाम ये था। और जो हिस्सा आज पाकिस्तान है उसमें पहले जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो उस स्ट्रीट पर थे। तो वो ज़्यादातर शिपिंग इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज थी, और उसके बाद फिर वो और भी चीज़ें बन गई। लेकिन ये कि जो पहली जो है जो इन्वेस्टमेंट के मौके जो हिस्सा आज पाकिस्तान है वो वहाँ से शुरू हुए थे। तो इसलिए जो है वो हमने उसका इस कंपनी का नाम जो है वो पाकिस्तान की तारीख और जो खित्ता आज पाकिस्तान है उसकी तारीख के ऊपर हमने ये एक नाम रखा था, ठीक है।
दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल किया कि ये कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या कर सकते हैं सर। एक तो ये कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए, ऐसी कंपनी के साथ करनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है। मतलब रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हो। तो फॉर एग्जांपल चार्ल्स श्वाब है या IBKR हैं, ये रजिस्टर्ड ब्रोकर डीलर्स हैं, ठीक है। ये इनकी आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी फिनरा जिसका नाम है, उनके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं और इनकी जो है आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी कि हाँ यार ये वाकई में दीज आर ऑथेंटिक कंपनीज, दीज आर गुड कंपनीज, ठीक है। एल्फिनस्टोन जो है, वी आर नॉट अ ब्रोकर, वी आर अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है, जो कि जिसका लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान में आप समझ लें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस होता है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता लाइसेंस होता है हमारा, ठीक है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ। तो आप US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, आप उनका हम एल्फिनस्टोन का नाम सर्च करें, आपको नजर आएगा कि यार ये कंपनी है, उस पर मेरा नाम नजर आएगा कि आई एम द रजिस्टर्ड CEO ऑफ द कंपनी। तो वो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अच्छा यार ये रेगुलेटेड चीज है, ठीक है। अब रेगुलेशन का फायदा क्या है? रेगुलेशन का फायदा ये है कि देखें, जिस तरह से बैंक डिपॉजिट की इंश्योरेंस होती है कि यार बैंक कल को बैंकरप्ट हो जाए तो गवर्नमेंट जो है आपको आके आपका पैसा वापस दे देगी, ठीक है, अप टू अ लिमिट, लेकिन आपको आपका पैसा जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आपको वापस दे देगी। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की भी इस तरह से एक इंश्योरेंस होती है, इसे कहते हैं SIPC इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, US गवर्नमेंट की एक का बनाया हुआ एक इदारा है, उसके थ्रू आपको एक इंश्योरेंस मिलती है और हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे $5 लाख तक की इंश्योरेंस होती है। अब इस इंश्योरेंस से ये तो नहीं होगा कि यार आपने स्टॉक जो है वो $100 का खरीदा और फिर वो 80 पे बेच दिया तो वो जो $20 का लॉस हो गया, उस लॉस के खिलाफ तो कोई आपको इंश्योरेंस नहीं देता। लेकिन ये होता है कि हम एक स्टार्टअप है, ठीक है, हम कल को दिवालिया भी हो सकते हैं, ठीक है। हम कल को अगर दिवालिया हो जाए, ठीक है, तो होगा ये कि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाले जो हैं और SIPC वाले हैं, उनके पास जो है वो हमारे ऑफिस का एड्रेस है, मेरा पर्सनल, मेरा जाती एड्रेस भी है, ठीक है। वो आएंगे हमारे पास, हमारे कंप्यूटर्स जो है वो जुमे की दोपहर को आके सीज करेंगे, ठीक है, पूरे वीकेंड वो काम करेंगे, मंडे की सुबह को आपका पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन आपके पास आ जाती है अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम करें, ठीक है, कि वो कल रहे ना रहे, US लॉ विल प्रोटेक्ट योर मनी। और एक और बात, ये बात सुन लें कि चाहे आप अमेरिकी शहरी हो या ना हो, चाहे आप अमेरिका के रेजिडेंट हो या ना हो, प्रोटेक्शन इज द सेम, ठीक है। ये आपको SIPC की वेबसाइट पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड द सेम, ठीक है। तो आपको फुल वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि अमेरिका में जो शख्स रहता है उसको मिलती है। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। अच्छा, अब हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने का फायदा ये क्या है कि यार आपको स्टॉक ट्रेडिंग खुद सीखने की जरूरत नहीं है। आप हमें जो है, अगर आप ये बता दें कि यार मुझे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए या मुझे इस्लामिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और साथ में आप हमें ये बता दें कि यार ये आपकी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से हम आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना देंगे, फुल्ली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और फिर आप जो है वो भूल जाएं कि यार मुझे जो है और कुछ करने की जरूरत है। बस जब भी आप फिर पैसा अपने अकाउंट में डालेंगे तो वो पैसा ऑटोमेटिकली उसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता रहेगा और रिबैलेंस होता रहेगा। ये एक फैसिलिटी हम ऑफर करते हैं जो कि IBKR या शवाब वगैरह ऑफर नहीं करते। एक और फैसिलिटी जो हमारी है, जो बाकियों की नहीं है, वो ये कि हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में जो है आपको वी कैन ट्रांसफर फंड्स बैक टू यू एट अ रिलेटिवली लोअर फीस। ये आपको IBKR और बाकी सारे ब्रोकर्स भी करेंगे, लेकिन उसकी वो आपको फुल वायर फीस चार्ज करेंगे। हम आपको वायर फीस नहीं चार्ज करते, छोटे सा एक ट्रांसफर फीस होती है वो चार्ज करेंगे, लेकिन ये कि वो बहुत कम होती है बनिस्बत जो वायर फीस जो कि जो है वो $35 $50 तक जो है वो चली जाती है पर ट्रांजैक्शन। मेरा एक बीच में क्वेश्चन था CFDs के बारे में भी, वो एक्सप्लेन करें कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं थ्रू एल्फिनस्टोन, एम आई बाइंग स्टॉक्स या CFDs को ट्रेड कर रहा हूं? अच्छा नहीं सर, यू आर बाइंग स्टॉक्स। अच्छा, एक और बात, अगर आप एल्फिनस्टोन के साथ अकाउंट खोल रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है एक ब्रोकरेज अकाउंट में आपके नाम पे आपका ब्रोकरेज अकाउंट खोला जा रहा है। हमारा पार्टनर ब्रोकरेज फर्म है अल्पाका सिक्योरिटीज, ठीक है, उनके साथ जो है आपका अकाउंट खोला जा रहा है आपके नाम पे। तो वो पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे नाम पे नहीं है,
ठीक है, वो यू आर एक्सेसिंग इट थ्रू हर ऐप, लेकिन वो अकाउंट आपके नाम पे है, ठीक है, आपकी मिल्कियत है, ठीक है, और डॉलर में है, रुपए में नहीं है, सीएफडी नहीं है, वो एक्चुअल स्टॉक्स। अगर आपने जो है वो टेस्ला का शेयर खरीदा है तो यू आर द शेयर होल्डर, कोई दूसरा शख्स शेयर होल्डर नहीं है कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ यू आपका, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर द शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये एक जो है वो हम फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। इट्स नॉट अ सीएफडी, इट इज नॉट एनीथिंग कोई भाई इनडायरेक्ट कोई आपकी होल्डिंग है, नहीं, इट्स डायरेक्ट इन योर नेम। सीएफडी एक्सप्लेन कर देंगे आम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यूएस में कैसे करें, तो मैं तो उनको एल्फिनस्टोन का लिंक शेयर कर देता हूं, क्योंकि आईबीकेआर का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान से लोग पैसे भेज पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि अलाउ तो लीगली है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बट यू नेवर नो गवर्नमेंट बैंक्स भेजें नहीं भेजें। तो इट्स वेरी इजी कि एल्फिनस्टोन को यूज़ करें, रेगुलेटेड भी हैं और आपने एक्सप्लेन भी सारा कुछ कर दिया। सो उनको मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये जो ई तोरो या इस तरह की वेबसाइट्स हैं या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा रिसर्च करके ही जाएं, सीएफडीज एक्सप्लेन कर दें लोगों को, ताकि लोग उधर ना पैसे जाया करें। जी, तो सीएफडी बेसिकली होता ये है कि आप, यू आर नॉट द डायरेक्ट ओनर ऑफ द स्टॉक, ठीक है। आप, सीएफडी इस तरह से होता, अगर, और हम ये ऑफर नहीं करते, लेकिन अगर हम ऑफर करते तो इस तरह से होता कि यार हमने आपसे पैसे रुपए में ले लिए यहाँ पे, और आपने कहा कि यार मुझे जो है वो टेस्ला के शेयर खरीदने हैं या एनवीडिया का शेयर खरीदना है, ठीक है, वो हमने खरीद लिया, अपने नाम पे खरीदा, ठीक है, और उसमें जो उतार चढ़ाव हुआ वो हम उसको रिकॉर्ड करते रहे आपके नाम के अगेंस्ट, और जब आपको पैसे अपने वापस चाहिए, हमने वहां से शेयर बेच दिया और यहां पे हमने आपको रुपए दे दिए, ठीक है, जो डिफरेंस जो है वो हमने आपको पे कर दिया इन रुपीज, बट यू नेवर ओन द रुपीज, यू नेवर ओन्ड एनीथिंग इन डॉलर्स, आपका पैसा हमेशा रुपए ही में रहा, ठीक है, हमने वो अपने डॉलर्स इस्तेमाल करके वहां पे खरीदा, अपने नाम पे खरीदा। इससे फायदा तो आपको ये हो गया कि यार मुझे रुपए बाहर जो है वो भेजने नहीं पड़े और मेरे पास डॉलर थे नहीं, तो मैंने जो है इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन आपका नुकसान ये है कि कल को अगर हम दिवालिया हो गए, ठीक है, तो या किसी आपने ऐसी कंपनी के साथ किया जो कि फ्रॉड है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो बडी हु इज रेगुलेटिंग दिस, क्योंकि सीएफडी अमेरिका में इलीगल होती है, बाय द वे। अच्छा, यूएस कंपनीज कैन नॉट ऑफर सीएफडीज। सही सही, इसीलिए वो साइप्रस, फॉरेन कंपनीज कैन ऑफर सीएफडीज इन यूएस स्टॉक्स, दैट इज लीगल, ठीक है, बट अ यूएस कंपनी, जो कि हम यूएस कंपनी है, वी कैन नॉट ऑफर अ सीएफडी टू एनीवन, ठीक है। इसलिए फॉरेन कंपनी, बहुत सारे जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स वो साइप्रस में या इधर उधर रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, तो वो आपको ऑफर तो कर सकते हैं वो, ठीक है, और वो जो ऑफर कर रहे हैं वो लीगल है, लेकिन उसकी आपको कोई प्रोटेक्शन कहीं से नहीं है, ना साइप्रस की प्रोटेक्शन है, ना अमेरिका की प्रोटेक्शन है, ना पाकिस्तान की प्रोटेक्शन है। बस आप भरोसा कर रहे हैं कि यार ये बंदा जो है वो मुझे मेरे पैसे लेके भागेगा नहीं, ठीक है। हमारे साथ आपको ये फायदा है कि यार ठीक है, आपको मुश्किल होगी थोड़ा सा पैसा भेजने में, ठीक है, लेकिन एक दफा आ गया तो आपको ये प्रोटेक्शन है कि यार एक तो ये कि मैं भाग नहीं सकता, ठीक है, या तो मैं अमेरिका में रहता हूं या मैं पाकिस्तान में रहता हूं, ठीक है, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी ना तो मेरा जीना तो हराम हो जाएगा पूरी दुनिया में, ठीक है, एक ये बात। और दूसरी बात ये कि द यूएस गवर्नमेंट इज सेइंग कि यार इस पैसे की हम जमानत ये दे रहे हैं कि यार दिस इज प्रोटेक्टेड बाय यूएस लॉ, यू आर प्रोटेक्टेड एज एन इन्वेस्टर। चले अभी एक्सप्लेन करें जो भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है एल्फिनस्टोन का। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं चाहता हूं कि यूएस स्टॉक्स बाय करूं, क्यों ना मैं एनवीडिया में इन्वेस्ट करूं या जो भी स्टॉक्स हैं, सारा एक प्रोसेस समझाएं, द होल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के किस तरह मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं पाकिस्तान में बैठ के। इसमें शुरुआत इस तरह से, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं elphinstone.us, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको जो है वो, अगर आपके पास iOS फोन है तो आप तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे जो है वो पाकिस्तान में आप या तो हमारा एपीके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी जो वेब ऐप है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं टू साइन अप। तो हमारा साइन अप प्रोसेस इज एंटायरली ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको साइन अप के लिए क्या चाहिए होगा, थोड़ी सी अपनी डिटेल्स डालनी होगी वेब फॉर्म में, और उसके अलावा आपको चाहिए होगा अपनी CNIC की कॉपी और एक
प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। अब वो प्रूफ ऑफ एड्रेस ज्यादातर जो है सबसे आसान जो है वो होता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आपको खास बताते चलूं, खासतौर पे जो मीज़ान बैंक के जो स्टेटमेंट होती है ऑनलाइन जो मिलती है उस पर एड्रेस नहीं होता। काफी सारे बैंक्स जो है वो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं कि जिस पे एड्रेस नहीं होता, तो उसके लिए जरा आपको थोड़ा सा वो केयरफुल होना पड़ता है कि यार पीटीसीएल का बिल डाल दो अगर आपके अपने नाम पे आता है, या मतलब कोई यूटिलिटी का बिल डाल दो जो अपने नाम पे आता है, या सादा पे या नया पे वगैरह की जो अकाउंट स्टेटमेंट्स होती है उसमें भी एड्रेस लिखा होता है, वो डाल दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी नीड। हमें दो चीजें चाहिए, आपका सीएनआईसी चाहिए और प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं जरूरत हमें। अच्छा, फिर बात आई अकाउंट फंड करने की। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या आपके पास पाकिस्तान से बाहर कोई अकाउंट है जिसमें कुछ पैसे हैं, तो उसके थ्रू तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और हम अभी ये सिस्टम हमने अभी लॉन्च नहीं किया है, ये 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा कि आप यू विल जस्ट बी एबल टू प्रेस अ बटन, आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकेंगे जो पाकिस्तान से बाहर है, पेयनियर का या वाइज का या एलिवेट का अकाउंट, या जो है आप जो है वो डायरेक्टली थ्रू दी ऐप लिंक कर सकते हैं। और फिर जब आप वहां से पैसे पुल करेंगे कि यार मुझे $100 इन्वेस्ट करने, अपने मेरे वाइज के बैलेंस में जो है वो $100 पड़े हुए, मैं वहां से जो है इसमें एल्फ इंस्टॉल में ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो हो जाएगा। ये अभी फीचर एक्टिव नहीं है लेकिन होने वाली है। अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं और सिर्फ पाकिस्तानी रुपए हैं तो अनफॉर्चुनेटली सर अभी हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि हमारे चूंकि अब लाइसेंस्ड हम एंटिटी है, इसका मतलब ये है कि जो लाइसेंस में जिस चीज की इजाजत है उस चीज की इजाजत है, और जिसकी चीज की इजाजत नहीं है वो हम नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास करेंसी एक्सचेंज की लाइसेंस नहीं है तो हम नहीं कर सकते करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। ये एक चीज हम अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि यार जो लोग जिनके पास थोड़े से पैसे क्रिप्टो में हैं, वो अगर अपना क्रिप्टो को जो है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूएसडीटी अगर उनके पास है, तो वो हम एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो अभी हमारे पास हमने कॉइनबेस के साथ अग्रीमेंट कर ली है, एंड वी विल बी एबल टू प्रोसेस यूएसडीटी पेमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये कि डायरेक्ट रुपी से हम जो है वो अभी अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ रुपए हैं तो वो हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यूएसडीटी है या अगर आपके पास फ्रीलांसर जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उनको हम जरूर अकोमोडेट कर सकते हैं, एंड वी कैन इवन लिंक दोज वॉलेट्स ताकि आपका जो है वो फिर आप पैसे जो है वो उसमें डालने के लिए आपको आसानी हो। पैसे जो है वो अकाउंट में आने के लिए जो यूजुअली 2 बिजनेस डेज लग जाते हैं, कभी कभार थोड़ा सा और जल्दी भी हो जाता है, लेकिन ये कि 2 बिजनेस डेज लग जाते हैं। और फिर वंस द मनी हिट्स योर अकाउंट यू आर फ्री टू ट्रेड। उसमें फिर आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कहें कि यार मुझे स्टॉक ट्रेडिंग खुद आती है और मैं करूंगा, आई वॉन्ट टू ट्रेड माई ओन स्टॉक्स, ठीक है, मुझे एनवीडिया के शेयर खरीदने हैं, मुझे टेस्ला के शेयर खरीदने हैं वगैरह वगैरह। या आप ये कहें कि यार मुझे स्टॉक ट्रेडिंग नहीं आती और ये अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है, मुझे इसमें आई डोंट हैव द टाइम टू लर्न अबाउट इट, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि यार मैं ये पैसा, आप हमें ये बता दें कि यार मुझे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए या इस्लामिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आप हमें ये बता दें कि यार ये मैं मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये मैं 10 साल तक इसको इस पैसे को मेरा इरादा नहीं है इसको छेड़ने का, तो हम उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बना देंगे। एक बात मैं बताता चलूं कि ये पोर्टफोलियो जो है ये इसका कोई लॉकअप पीरियड नहीं होता, ठीक है, ये आप आज डालें कल निकाल लें, ठीक है। लेकिन वो अगर आप हमें ये बताते हैं कि 10 साल का मैं तक मैं इसको निकालने का इरादा नहीं है, तो हम उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। तो भले आपने कहा है कि यार मैं ये 10 साल के लिए पोर्टफोलियो डाल रहा हूं, आपने डाल दिया और फिर 2 दिन बाद आपने कहा नहीं यार मुझे ये सारा पैसा वापस चाहिए, फौरन निकल आएगा, नो प्रॉब्लम, नो फीस, नो नथिंग, ठीक है। अच्छा, जनरली हमारी अकाउंट की जो फीस है वो तो है, ठीक है, लेकिन एक देयर इज नो एग्जिट फीस और एनीथिंग लाइक दैट। एक 1 फीस है विच इज 1% ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बस, ठीक है। 1% ऑफ एवरेज अकाउंट बैलेंस पर ईयर इज आवर फीस, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, पाकिस्तान में तो हमें पता है कि KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 है, और इसके अलावा भी कुछ हैं KMI वगैरह। पाकिस्तान US में जो फेमस है नास्डाक है, S&P 500 है, डाउ जोन्स है, एंड देन बहुत सारे लोग रुसल 2000 का भी जिक्र करते हैं। सो एक्सप्लेन कर दें हमें कि इन डिफरेंट इंडेक्सेस में फर्क क्या है। फर्क इनमें यह है कि अच्छा देखें, डाउ जोन्स जो है दैट इज द ओल्डेस्ट इंडेक्स और सबसे सिंपल इंडेक्स वही है, इट्स अ सिंपल प्राइस इंडेक्स। 30 लार्ज कंपनीज, ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरली द लार्जेस्ट कंपनीज, वो थोड़ा सा सेक्टर की वजह से थोड़ी सी बैलेंसिंग करते हैं वो, लेकिन ये कि 30 लार्ज कंपनीज इन द US, ठीक है, वो उसका इंडेक्स होता है।
फिर आता है S&P 500, और अगर हम कहेंगे कि यार कोई एक इंडेक्स है जो कि अमेरिका की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो है S&P 500 इंडेक्स, ठीक है। 500 ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन अमेरिका, ठीक है, दैट आर पब्लिकली लिस्टेड। अमेरिका में कोई 4-4.5 हजार कंपनीज जो है वो लिस्टेड है, और उनकी जो है वो सबसे बड़ी जो 500 है, विच रिप्रेजेंट मोर देन आई थिंक 70% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन अमेरिका की, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। और वो पाकिस्तान जो अमेरिका की जो सब बड़ी और सबसे बड़ी स्टेबल कंपनीज हैं ज्यादातर, दैट इज द 500 कंपनीज, ठीक है। रसल 2000 इज बेसिकली स्मॉल कैप 2000 कंपनीज, ठीक है। तो उसमें और S&P 500 में ओवरलैप बहुत कम है, लाइक ऑलमोस्ट नो ओवरलैप, ठीक है। तो जो अमेरिका की थोड़ी सी छोटी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो है रसल 2000। तो लार्ज कैप इज S&P 500, स्मॉल कैप इज रसल 2000, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। नैस्डैक जो है उसमें कुछ लार्ज कैप भी हैं, कुछ स्मॉल कैप भी हैं। फर्क ये है कि नैस्डैक जो है वो एक्सचेंज अलग है, ठीक है। अमेरिका में एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, दो बड़े एक्सचेंजेस हैं, एक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एक है नैस्डैक, ठीक है। नैस्डैक जो है वो अपना एक इंडेक्स बनाते हैं, विच इज ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन नैस्डैक, जिसमें वैसे तो एनी कंपनी कैन रजिस्टर, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज जो नैस्डैक पे हैं वो टेक की हैं, ठीक है। तो नैस्डैक को एक तरह से आप कहते हैं कि यार इट इज वेटेड हैवीली, मोर हैवीली टुवर्ड्स टेक, ठीक है। तो वो इट्स समथिंग लाइक अ कॉम्बिनेशन बिटवीन S&P 500 एंड रसल 2000, लेकिन उसमें ये कि उसमें टेक की कंपनी ज्यादा है, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ बन जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 बड़े इंडेक्सेस हैं, इनकी कुछ ये खुसूसियात है, थोड़ी थोड़ी आपको जो है मुख्तलिफ फ्लेवर मिलेगा। थोड़ी सी रिस्क जो है प्रोफाइल थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल अलग होती है, लेकिन ये कि दिस इज द मेन डिफरेंसेस। पाकिस्तान में अभी ETF वगैरह का इतना कल्चर नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, शायद अभी महाना वगैरह या कुछ शुरू कर रहे हैं ETFs। आल्दो कुछ ETFs तो हैं म्यूचुअल फंड्स के। आई वाज टॉकिंग मेनली अबाउट जो इंडेक्स फंड होते हैं, लेकिन यूएस में बड़े पॉपुलर हैं। आप किसी भी कोलीग से बात करो, मैं काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के या मशहूर इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू सुनता रहता हूँ। सो जब उनको कोई कहता है ना कि हमारे पास अगर फैमिली मेंबर आता है कि मेरे पास $1 लाख है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो उनकी सादा सी जो एडवाइस होती है कि गो एंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, S&P 500 में इन्वेस्ट कर दो। मैंने अपने बच्चों के लिए नास्दाक का QQQ में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये यूएस में जो ETFs हैं ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, और क्या हम एल्फिनस्टोन के थ्रू भी इन ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और जो हमारे मैनेज पोर्टफोलियोज हैं वो ETFs ही के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और खासतौर पर अगर आपने जो हमारा एडवाइज्ड पोर्टफोलियो वाला सेलेक्ट किया ऑप्शन के यार मुझे आप जस्ट टेल मी व्हाट टू इन्वेस्ट इन, मैं खुद सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो वो हम ETFs ही के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। QQQ हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से मुख्तलिफ ETFs इस्तेमाल करते हैं, बट बेसिकली सिमिलर टू दैट, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स फंड्स। इसकी देखें बात यह है कि ये लोग जो है थोड़ा सा इसमें बगैर देखे जो है वो घुस जाते हैं कि यार हर कॉन्सेप्ट जो अमेरिका में अप्लाई होता है वो अमेरिका से बाहर अप्लाई नहीं होता। देखिए अमेरिका की मार्केट बहुत एफिशिएंट है, ठीक है। अमेरिका में लाखों की तादाद से प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और मनी मैनेजर्स हैं जो कि हर स्टॉक के ऊपर नजर रखते हैं और हर चीज के बारे में जो है वो जांच पड़ताल करते रहते हैं। तो एक्टिव मैनेजमेंट करना अमेरिका में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से जो है वो मार्केट में फैल जाती है, तो उसके जो है प्राइसेस बहुत तेजी से जो है वो उस बात को एडजस्ट कर जाते हैं। तो आपको जो है वो कोई एक एज बनाना कि यार मैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म करूंगा एज अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर, नॉट टू से कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अमेरिका में ये इंडेक्स फंड्स इजाद किए गए कि यार अगर इंडेक्स को बीट करना मुश्किल है तो यार इंडेक्स का बनाओ, बहुत ही लो कॉस्ट उसकी रखो, ठीक है। और अमेरिका में ज्यादातर इंडेक्स फंड्स की कॉस्ट जो है वो 5 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.05%, ठीक है, 0.05% या उससे भी कम की फीस जो है वो होती है इन इंडेक्स फंड्स की। और हमारे जो इंडेक्स फंड्स हैं ज्यादातर उनकी तो फीस जो है इट इज बिलो
इट इज 3 basis points और बिलो, ठीक है, यानी 0.03 बेसिस पॉइंट्स या उससे भी कम की फीस होती है, ठीक है, उन इंडेक्स फंड्स की। तो ये जो है फीस, दिस इज तो इसलिए जो है अमेरिका में जो है ये आप बना सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी एफिशिएंट मार्केट, इट्स वेरी हार्ड टू बीट द इंडेक्स। तो आप लो कॉस्ट ईटीएफ फंड अगर आप बना दें तो दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, अमेरिका से बाहर, एंड आई एम इंक्लूडिंग मच्योर मार्केट्स लाइक यूरोप एंड जापान एंड सिंगापुर एंड हांगकांग एंड चाइना, हर जगह, ठीक है, अमेरिका से बाहर इट इज नॉट एज डिफिकल्ट टू बीट द इंडेक्स बिकॉज दे आर नॉट एज एफिशिएंट, ठीक है। तो उसकी वजह से उन मार्केट्स में इट मेक्स सेंस टू फाइंड अ गुड एक्टिवली मैनेज्ड फंड, भले उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो, यूजुअली इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म, मतलब अगर उनकी फीस जो है 2% है बट दे कैन आउट परफॉर्म द इंडेक्स बाय 3% और 4%, इट्स स्टिल वर्थ इट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दैट रादर देन एन इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड में फिर आप पता है क्या करेंगे, तो इंडेक्स फंड मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के एवरेज रिटर्न जो है वो अगर 19% पर ईयर फॉर द लास्ट 10 years है, या एक्चुअली आई थिंक नाउ देयर अबव 21% पर ईयर फॉर द लास्ट 10 years, लेकिन ये अगर इंडेक्स फंड की फीस जो है वो 1% है तो एक्चुअली यू आर गेटिंग 20%। बजाय इसके अगर आप किसी ऐसे एक्टिवली मैनेज फंड में चले जाएं जिसकी फीस आपको वो 2% चार्ज कर रहा है, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो 24% ग्रोस ऑफ फीस है, तो वो नेट ऑफ फीस आपको 22% पड़ रहा है, मीनिंग यू आर बेटर ऑफ विद द एक्टिवली मैनेज्ड फंड देन विद द पैसिवली मैनेज्ड ईटीएफ, ठीक है। तो अब इसमें आपको मसला ये आता है कि यार एक्टिवली मैनेज फंड को मैं ढूंढूं कैसे, ठीक है। तो पाकिस्तान में मतलब लोग करना चाह रहे हैं ईटीएफ्स वगैरह को, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इट्स टू अर्ली फॉर ईटीएफ्स पाकिस्तान में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस मार्केट को ईटीएफ्स के लिए रेडी होने में, ठीक है। और उसका जो है इन्वेस्टर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट में डेप्थ नहीं है अभी कि ईटीएफ्स को वो सही तरह से हैंडल कर सके। तो हमारी राय तो ये होती है कि आप अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदें एक्विटी का, और उसमें हमारी कुछ रेकमेंडेड फंड्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, बट ये कहने का मकसद ये कि दैट इज आवर अप्रोच, दैट इज आवर रिकमेंडेशन। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान से लोग टैक्सेस का पूछते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से यूएस स्टॉक्स बाय करते हैं तो क्या टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। आपको भी पता है, आप पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तानी बहुत शौक से टैक्स देना चाहते हैं और वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि टैक्स का पहले मालूम कर लिया जाए ताकि हम मिस ना कर दें कहीं टैक्स पे करने। तो एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान से क्या टैक्सेस एप्लीकेबल हैं फॉर यूएस मार्केट्स। देखें, अमेरिका और यूएस के दरमियान एक टैक्स ट्रीटी है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, जिसका नतीजा ये है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इनकम जो कि अगर अमेरिका में टैक्स्ड है तो वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी, और अगर अमेरिका में टैक्स नहीं है तो फिर उसका आपको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका का कानून ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो इन दो चीजों पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम में अपना पैसा लगाते हैं, या अगर आप अपना जो है स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं दैट आर नॉट डिविडेंड पेइंग एंड ओनली कैपिटल गेन्स, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है अमेरिका की तरफ से। तो चूंकि उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से कोई टैक्स नहीं है, तो जब आप पैसा वो लगाएंगे और आप फिर उसके बाद पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आते हैं तो आपको पाकिस्तान का टैक्स देना पड़ेगा अपने कैपिटल गेन्स पे या आपकी इंटरेस्ट इनकम पे। वो आप डिडक्ट करके वापस देंगे या लोगों को खुद? नहीं, हम बिकॉज वी आर नॉट अ पाकिस्तान एंटिटी, वो आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है। ये यूएस एंटिटी है तो ये हम पाकिस्तान का टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, यू हैव टू बी अ पाकिस्तान एंटिटी टू कलेक्ट द टैक्स, तो वो फिर आपको पाकिस्तान में खुद पे करना पड़ेगा। हम ये आपको से कहते हैं कि यार आप डिक्लेयर करें अपनी सारे वेल्थ को एफपीआर के स्टेटमेंट्स पे, और जब आप वापस पैसा लेकर आएंगे तो आप फिर वो टैक्स पे कर देंगे 15% या जो भी कैपिटल गेन्स का टैक्स पड़ता है, तो वो आप उस वक्त पाकिस्तान में पे कर दें। डिविडेंड्स पे अमेरिका में बहुत हाई टैक्स है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स विच इज 30%। तो हमारी तजवीज़ ये होती है कि अगर आप अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं तो डिविडेंड्स के लिए ना लगाएं। एक तो ये कि पाकिस्तान में डिविडेंड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, अमेरिका में डिविडेंड्स कम होते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि
अमेरिका में डिविडेंड होते भी कम है, और उसके अलावा ये कि फिर पाकिस्तान में भले टैक्स ज्यादा होता है, लेकिन ये कि ओवरऑल आपका जो है वो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न जो है वो पाकिस्तान में डिविडेंड्स में ज्यादा पड़ जाता है बनिस्बत अमेरिका के, कि एक तो डिविडेंड है ही कम और उसके बाद टैक्स भी ज्यादा है, तो आपको फिर जो है वो रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। तो इसलिए हमारी तजवीज़ ये होती है कि यार डिविडेंड की स्ट्रेटजी एक तो वैसे ही जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है कि यार मुझे अपने पैसे फौरन वापस चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो हम ये कहते हैं कि यार आप अमेरिका में पैसा डालो ही नहीं, ठीक है। अगर आप अमेरिका में नहीं रहते तो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा अमेरिका में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अमेरिका में आप कम से कम मीडियम टर्म और यूजुअली लॉन्ग टर्म अपना जो पैसा है वो आप वो रखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म का पैसा या मीडियम शॉर्ट टर्म का पैसा जो है वो डेफिनेटली 100% पाकिस्तान में रखें अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये हमारी एडवाइस होती है इस सिलसिले में। अच्छा, और वो डिविडेंड का जो टैक्स है वो कटेगा, वो ऑटोमेटिकली विथहोल्ड होगा क्योंकि वो अमेरिका का है। एक मेरा क्वेश्चन था अबाउट डिविडेंड। लेकिन अच्छा, एक और बात, टैक्स रिटर्न की आपको फाइलिंग की अमेरिका में जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ नॉन सिटीजन, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है अमेरिका में। सो ब्रोकर खुद ही एडजस्ट कर लेगा जो भी होगा डिविडेंड। हाँ, तो उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। एक और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा वो टॉप पे आता है कि ये शरिया कंपनी है या सो अमेरिका में अगर पाकिस्तानी कोई शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल हैं, और हम ऑफर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे एडवाइज्ड पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर शरिया कंप्लायंट ऑप्शन है, और उसमें एक्विटी के लिए भी और फिक्स्ड इनकम दोनों के लिए शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि देखें, शरिया का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि ये कंपनी जो है वो इसकी क्या क्या खुसूसियात है, और अगर वो शरीयत के मुताबिक हैं तो ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हलाल है, और अगर ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हलाल नहीं है, चाहे उसकी मिल्कियत कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका में भी होती है, ठीक है। तो अमेरिका में, पाकिस्तान में जिस तरह से है, KSE 100 इंडेक्स है, और उसके बाद फिर उसका इस्लामिक इक्विवेलेंट बनाया KMI 30 इंडेक्स, ठीक है, इस्लामिक इन्वेस्टिंग के लिए वो ये एक बेंचमार्क बनाया। इसी तरह से अमेरिका में S&P 500 इंडेक्स है, और फिर एक है S&P 500 शरीयत इंडेक्स, ठीक है। यानी कि जो वो ऐसी कंपनीज जो कि S&P 500 में है, जिनका क्या कहते हैं, जो कि शरीयत के स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द S&P 500। तो 500 जो कंपनीज होती हैं S&P 500 में से, उनमें से 259 ऐसी हैं जो कि शरीयत के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, तो इसलिए दे आर पार्ट ऑफ द S&P 500 शरीयत इंडेक्स, और उसमें जो है हम आपके स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, बट आई वुड आस्क अगेन कि जो यूएस स्टॉक्स हैं वो ग्रोथ वाले स्टॉक्स बेटर हैं या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे? यार देखें, डिविडेंड पेइंग में अमेरिका में एक तो डिविडेंड्स होते कम है, ठीक है, और अमेरिका में कैपिटल गेन्स थोड़ा सा आपको बेहतर मिलता है, और उसके अलावा ये कि अमेरिका में जो देखें, एक तो ये कि डिविडेंड पेइंग आपको करना कब चाहिए? डिविडेंड पेइंग आपको उस वक्त करना चाहिए जब आपको शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप ये सोचें कि यार ये मैं और शॉर्ट टर्म कैश की किस शख्स को जरूरत होती है डिविडेंड पेइंग की? फ्रैंकली वो शख्स जो कि रिटायरमेंट के करीब है, ठीक है, या रिटायर हो चुका है। अगर आप रिटायर्ड नहीं है तो आपको डिविडेंड स्टॉक्स नहीं खरीदनी चाहिए, पाकिस्तान में भी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। यू शुड गो फॉर ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन करंट डिविडेंड एंड ग्रोथ, ठीक है, कैपिटल गेन। तो यू कैन गेट वन और द अदर, या कोई एक बैलेंस आपको मिलता है, ठीक है। तो इफ यू आर यंग यू शुड वांट 100% कैपिटल गेन्स ताकि आपकी वेल्थ बढ़े, ठीक है। जब वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए फिर उसको आप कन्वर्ट करें इनटू इनकम जनरेशन, क्योंकि इनकम इज ऑलवेज जनरेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो अगर आपके एसेट्स ज्यादा होंगे तो उससे इनकम भी ज्यादा निकलेगी, तो पहले आप एसेट को तो ज्यादा करें, ठीक है। तो एक ये मेरी रिकमेंडेशन होती है। और जो उसमें जो है अमेरिका में, एक तो ये कि डिविडेंड में टैक्स ज्यादा है, डिविडेंड आता ही कम है, ठीक है, और अमेरिका में कैपिटल गेन्स अच्छा है और उस पर टैक्स नहीं है। तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि यार आप अमेरिका में तो जो है आप कैपिटल गेन्स ही के लिए इन्वेस्ट करो। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आप भी ऐड कर दें अगर कोई मैंने क्वेश्चन मिस किया हो। दिस पॉडकास्ट इज अबाउट दोस्त जो पाकिस्तान से यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो कोई एडवाइस उनके लिए आप देना चाहें? व्हाट इज वन ऑफ द
good advice you want to have for Pakistani investors? सर सबसे बड़ा तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि यार इन्वेस्टिंग से पहले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचें कि यार मेरे फाइनेंशियल मकासद क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, व्हाट डू आई वांट। ठीक है, जनरली स्पीकिंग मैं यंग लोगों से खासतौर पे तो ये कहूँगा कि यार आपका एक गोल होना चाहिए कि यार मेरे एसेट सबसे ज़्यादा कितनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, और उसके बढ़ाने का तरीका मेरी नज़र में जो है वो आप अगर कैपिटल गेन्स की तरफ इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत डिविडेंड की तरफ आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, उसके लिए जो है वो अमेरिका इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपके पास डॉलर है या आपके पास अगर क्रिप्टो है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो अभी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह वी विल लॉन्च द एबिलिटी कि अगर आपके पास क्रिप्टो के कोई एसेट्स हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकेंगे इनटू डॉलर्स एंड यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स। हम रुपए को अनफॉर्चुनेटली हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं अभी, तो इसलिए उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी जो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यार यू शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल गेन्स एंड नॉट सीक डिविडेंड्स इफ यू आर यंग। ठीक है, डिविडेंड्स इज फॉर ओल्डर पीपल। ठीक है, अगर आप 55 से कम आपकी उम्र है, डिविडेंड्स को आप भूल जाएं, आपकी दुनिया में डिविडेंड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड हैव कि यार शॉर्ट टर्म थिंकिंग से निकले। ठीक है, पाकिस्तान की मार्केट अब दिहाइयों से खड़ी है, उसमें रिटर्न्स लोगों के पास दिहाइयों से आ रहे हैं, तो अब आपको ये भरोसा होना चाहिए कि यार मैं पैसा अगर लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे मुझे इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर मैंने एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखे हैं पैसे। तो दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड कि यार लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सर।